हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अरुण कुमार शुक्ला साइंस टेक को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल को दबाएं और ग्रुप चैट और क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, जो टॉपिक है अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये भी रासायनिक बलगतिकी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। बच्चों, ये अभिक्रिया की कोटि होती क्या है? किसी अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण हम लोग कैसे करते हैं? तो पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं। किसी अभिक्रिया में, ध्यान देना है, किसी अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह संख्या, किसकी? अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया का वेग नियम लिखने में प्रयुक्त होती है। वेग नियम लिखने में प्रयुक्त होती है या अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है या प्रभावित करती है, उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। पुनः ध्यान से सुन लें परिभाषा। किसी अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया का वेग नियम लिखने में प्रयुक्त होती है या अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है, क्या कहलाती है? अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अब बच्चों, जैसे हम लोग एक रिएक्शन लेते हैं, ए सामान्य रिएक्शन, बी बराबर सी प्लस डी। यहां पर बच्चों ये एक रासायनिक समीकरण है जिसमें ए और बी क्या है? अभिकारक है। अब यहां पर बच्चों अगर हम लोग ये देखें कि ये जो क्रिया हो रही है, इसमें ए और बी जो अभिकारक हैं, इनके सांद्रताओं की क्रमशः यम1 और यम2 घात पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। अभिक्रिया का वेग किस पे निर्भर करता है? ए के यम1 घात पर और बी के किस घात पर? m2 घात पर। तो यहां पर जो अभिक्रिया का वेग होगा बच्चों, वह बराबर क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के यहां कांस्टेंट लगा देंगे, तो के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर m1 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर m2। अब देखो बच्चों, ये अभिक्रिया के वेग का एक समीकरण है, ध्यान देना है, जिसमें अभिक्रिया का वेग ए के यम1 घात पे निर्भर करता है और बी के m2 घात पे निर्भर करता है। तो अभिक्रिया की जो कोटि होगी वो कितनी हो जाएगी? अभिक्रिया की कोटि बराबर यम1 प्लस m2। अब यहां से हम लोग अभिक्रिया की कोटि आसानी से ज्ञात कर लेंगे। अब बच्चों हम लोग दूसरी परिभाषा इसके आधार पर दे सकते हैं, क्या? कि अभिक्रिया की वेग समीकरण में, अभिक्रिया की वेग समीकरण में व्यक्त अभिकारकों के सांद्रता पदों के घातों का योगफल, घातों का योगफल अभिक्रिया की क्या कहलाएगी? कोटि कहलाती है। अब जैसे यहां पर सांद्रता पद का घात क्या था? m1। इस b के सांद्रता पद का घात क्या था? m2। तो दोनों के योग को क्या कहेंगे? अभिक्रिया की कोटि। तो पुनः हम लोग सुन लें, अभिक्रिया का जो वेग समीकरण है बच्चों, उसमें व्यक्त अभिकारकों के सांद्रता पदों के घातों का योगफल अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अब बच्चों जो अभिक्रिया की कोटि होती है, इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने अभिक्रिया की आणविकता के बारे में,
तो नंबर एक चीज बच्चों, जैसे एक से अधिक प्राथमिक पदों में होने वाली अपक्रियाओं में सदैव ध्यान देना है, मंदतम पद जो स्लोवेस्ट पद होगा वही पद अपक्रिया के वेग का निर्धारण करता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ध्यान सुन लीजिए, अगर बच्चों को जटिल अपक्रिया है और उस जटिल अपक्रिया में कई पद हो रहे हैं तो उस जटिल अपक्रिया का वह पद जो सबसे स्लोएस्ट होगा, मंदतम होगा, वही अपक्रिया के वेग को निर्धारित करेगा। जैसे बच्चों कोई साइकिल बनाने की कंपनी है और वो साइकिल बनाने की कंपनी में मान लीजिए कि 100 टायर बनते हैं, 50 रिम बनते हैं, 100 सीटें बनती हैं, 200 हैंडल बनते हैं, लेकिन जो उसका जो मुख्य फ्रेम होता है वो मात्र 10 बनते हैं। कितने बनते हैं? मात्र 10, यानी सबसे कम बनने का रेट उसका है। तो साइकिल बनने की दर कौन निर्धारित करेगा? जो फ्रेम है, यानी फ्रेम बनने की दर। तो बच्चों साइकिल बनने की दर को कौन निर्धारित किया? द स्लोवेस्ट स्टेप। तो स्लोवेस्ट स्टेप डिटरमिन द रेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अगर कोई भी जटिल अपक्रिया है तो उस जटिल अपक्रिया के वेग का निर्धारण कौन करेगा? जो उस जटिल अपक्रिया का सबसे मंदतम पद होगा। बात समझ में आ गई? नंबर 2 चीज बच्चों, जो अपक्रिया का वेग है ये प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जाता है। आप सभी लोग जानेंगे, जानते भी हैं कि किसी भी अपक्रिया का जो रेट होता है बच्चों वो प्रयोगों द्वारा ज्ञात होता है। इस प्रकार से अपक्रिया की कोटि भी एक प्रयोगात्मक मान होती है, यानी कि अपक्रिया की कोटि का निर्धारण किसी अपक्रिया की संतुलित रासायनिक समीकरण को देखकर नहीं किया जा सकता। अभी आपने आणविकता में पढ़ा कि आणविकता में क्या होता है? संतुलित रासायनिक समीकरण को देखकर हम बता सकते हैं कि इसकी आणविकता 1 है कि 2 है कि 3 है। लेकिन कोटि का निर्धारण बच्चों किसी भी रासायनिक अपक्रिया की संतुलित समीकरण को देखकर निर्धारित नहीं किया जा सकता। तीसरी चीज बच्चों, अपक्रिया की जो कोटि होती है वह शून्य भी हो सकती है, पूर्णांक भी हो सकती है, भिन्न भी हो सकती है, धनात्मक कोटि भी हो सकती है, ऋणात्मक कुछ भी हो सकती है। तो इस आधार पर अगर किसी अपक्रिया की कोटि 0 है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शून्य कोटि की अपक्रिया। अगर बच्चों किसी अपक्रिया की कोटि 1 है तो उसको क्या बोलेंगे? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। बात समझ गए? अगर किसी अपक्रिया की कोटि 2 है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तो कोटि के आधार पर अभिक्रिया प्रथम कोटि की भी हो सकती है, शून्य कोटि की भी हो सकती है, द्वितीय कोटि की भी हो सकती है। अब बच्चों अगला जो मुख्य बिंदु है कि किसी अपक्रिया की जो कोटि है बच्चों वो प्रायोगिक दशाओं पर भी निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? प्रायोगिक दशाओं पर भी निर्भर करती है। जैसे बच्चों अगर हम एक रिएक्शन लेते हैं H2 धन Br2, H2 धन Br2 बराबर 2HBr। अब यहां पर अगर ध्यान से देखें बच्चों तो ये द्वितीय कोटि की अपक्रिया है। प्रयोगों द्वारा ये पाया जाता है कि यह द्वितीय कोटि की अपक्रिया है। कब? जब यह सामान्य तरह से होती है। लेकिन बच्चों अगर परंतु इसी अपक्रिया को जल से भरी नली के ऊपर क्रिया कराते हैं, यानी हाइड्रोजन और ब्रोमीन को एक जल से भरी नली के ऊपर लेकर क्रिया कराते हैं तो यह अपक्रिया शून्य कोटि की हो जाती है। कैसे हो जाएगी? H2 धन Br2 बराबर 2HBr। तो अगर ये द्वितीय कोटि की हो है तब इसका जो समीकरण, वेग समीकरण क्या होगा? KH2 इंटू Br2। लेकिन अगर यही कहा नली में
जल भरकर उसके ऊपर कराया जाए तब इसका जो वेग होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, K(H2)0 और Br2(0). अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चूंकि अभी हमने क्या बताया कि वेग समीकरण में जो घातांक पद होते हैं उनके योग के बराबर, तो इनका घातांक 1, इनका घातांक 1, तो 1 धनिक बराबर कितना हो गया 2, तो इसकी कोट कितनी हो गई 2। लेकिन जब ये हम जल के ऊपर लेकर के यानी नली में जल भर करके उसके ऊपर हाइड्रोजन और ब्रोमीन को लेकर क्रिया कराते हैं तो इसका जो वेग समीकरण प्राप्त होगा H2(0) और Br2(0), यानी अभिक्रिया की कोट कितनी हो गई 0 हो जाती है। ध्यान रहे। अगला बिंदु बच्चों है अभिक्रिया की जैसे आणविकता होती है उसी तरह से अभिक्रिया की कोटि 3 या 3 से अधिक बहुत कम होती है। बात समझ में आ गया। इसके अलावा बच्चों कुछ अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं जिनकी कोटि हम लोग दिखाएंगे कितनी होती है। तो बच्चों जैसे अभी हम लोगों ने आणविकता में भी इसके पहले उदाहरण लिया था। जैसे बच्चों ये है अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2 को जब गर्म करते हैं तो N2+2H2 बनाता है। इसकी बच्चों जो कोटि होती है वह 1 होती है, यानी इसका जो वेग समीकरण होगा ये होगा, यानी रेट इस समीकरण का कितना है K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट। तो इस आधार पर इसकी कोटि कितनी हो गई बच्चों 1, क्योंकि इसके घात कितना लगा हुआ है 1। इसी प्रकार से बच्चों जैसे एस्टर है CH3COO(C2H5) प्लस NaOH। अब ये CH3COO Na प्लस C2H5OH। अब यहां पर बच्चों इस अभिक्रिया की जो कोटि होगी वो 2 होगी। तो जब 2 होगी तो इसका रेट क्या होगा, रेट इक्वल टू CH3COC2H5⁴ और NaOH⁴ तो अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, कोटि बराबर 2। इसकी कोटि 2 हो गई। इसी तरह से बच्चों जैसे एक रिएक्शन है 2NO धन O2 बराबर 2NO2। तो यहाँ पर इसका जो रेट होगा बच्चों, रेट इक्वल टू K NO2 O2⁴ तो इसकी कोटि कितनी हो गई, कोटि बराबर 3। अब बच्चों यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जैसा कि हमने परिभाषा में बताया था, क्या बताया था कि जो अभिक्रिया का वेग समीकरण होता है उस वेग समीकरण में अभिकारक का जो सांद्रता पद है उसके ऊपर जो घात होगी वही अभिक्रिया की क्या कहलाएगी, कोटि कहलाएगी। जैसे यहाँ पर 1 घात था, अभिक्रिया की कोटि 1 हो गई। इस समीकरण में इसके पावर 1 था, इसके पावर 1 था, तो दोनों का योगफल यानी अभिक्रिया की कोटि कितनी हो गई, 2 हो गई। यहाँ बच्चों रेट समीकरण जो था NO2 था और O2⁴ तो इसकी कोटि कितनी हो गई, 2 धनिक बराबर 3। तो ये बच्चों कुछ रहे आपके रासायनिक अभिक्रिया की कोटि से संबंधित बातें। बच्चों इनको आप पढ़ेंगे, याद करेंगे और नोट बना लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।